तो सबसे पहले तो देखो, ड्राफ्टिंग होती है। ड्राफ्टिंग का मतलब है पीछे जो टीम बैठी होगी वो एक बिल लेके आएगा कि कैसे टाइप का बिल हमें लेके आना है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। कि डिलिमिटेशन हमने पहले करवानी है तो उसके अंदर क्या क्या की प्रपोजल होने चाहिए, हमने पेपर लीक जो हो रहे हैं उसके लिए एक एक्ट लेके आना है तो उसके लिए क्या क्या प्रपोजल होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ड्राफ्टिंग करूंगी। ड्राफ्टिंग इज लाइक नोट्स मेकिंग कि क्या क्या चीजें हम इस बिल के अंदर लाना चाहते हैं। अब इसको लेके आएंगे पार्लियामेंट के अंदर, तब इसको बोलेंगे क्या, बिल। अब इसके ऊपर डिस्कशंस होंगी। पहले इंट्रोडक्शन होती है इसकी, मतलब एक जना आएगा आगे, वो बोल देगा कि इस बिल के अंदर हमने क्या क्या चीजें प्रपोज करी हुई है, क्या क्या चीजें लिखी हुई है। बोलने का काम इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोड्यूस कर दिया, सामने वाले सारे सुनेंगे, फिर उसके बाद शुरू होती है डिबेट। फिर डिबेट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये बिल पास होने वाला है या नहीं होने वाला है। अब जब पास होगा ना ये बिल तो उसके लिए मेजोरिटीज आती हैं। कई बार सिंपल मेजोरिटी, कई बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अभी ये रेयर केस भी आएंगे, जैसे एब्सोल्यूट का एक ही जगह पे केस यूज होता है, वो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, तो रुक लेना। तो मैं रहती हूँ सिंपल मेजोरिटी पे या फिर स्पेशल मेजोरिटी पे। और इवन स्पेशल मेजोरिटी में तो टोटल 4 टाइप्स हैं, पर हम क्या करेंगे फोकस अभी के लिए कि सिंपल मेजोरिटी। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आप देखोगे सिंपल मेजोरिटी के ही जरिए ये बिल पास होते चलेंगे और एक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब मान लो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू लोकसभा में भी पास हो गया बिल, राज्यसभा में भी पास हो गया। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगी, एसेंट देंगी। एसेंट मतलब अपने सिग्नेचर। इन्होंने जैसे सिग्नेचर कर दिए तो अब बिल ना बोल के हम क्या बोलेंगे उसको, एक्ट। मतलब वो कानून पास हो चुका है, अब वो एक्चुअल में कानून बन चुका है, अब उसको इंप्लीमेंट करा जाएगा। ये बेसिक सा मैंने बताया। एब्सोल्यूट को डब्बे में ही लिखना, क्यों लिखना है, क्योंकि अभी आपको यूज भी देखने हैं कि कौन से टाइम पर सिंपल मेजोरिटी आएगी, कौन से केस में एब्सोल्यूट आएगी, कहां पर इफेक्टिव आएगी और कहां पर स्पेशल मेजोरिटी के वो जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पार्ट्स होंगे। ठीक है, इतना डन है सभी को। सबसे पहले ड्राफ्ट हुआ, ड्राफ्ट को लेके गए पार्लियामेंट के अंदर, वहां पर इसको बोलेंगे बिल। बिल को पहले इंट्रोड्यूस करा जाएगा और इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके ऊपर डिबेट शुरू होगी। ऑपोजिशन हल्ला करेगी कि नहीं गलत है, गलत है। जैसे विमेन रिजर्वेशन वाला जो बिल था वो नहीं पास हुआ, पेंडिंग रह गया, अगली कमेटी को उसे असाइन कर दिया गया कि दोबारा से इसको रिव्यू करा जाए। तो मतलब उसके ऊपर डिबेट हुई। अब डिबेट के बाद क्या होगा, मेजोरिटी के थ्रू। इसमें एक और चीज लिख सकते हैं, कहीं ऐसी चीजें भी आएंगी जो किसके थ्रू पास हो जाती हैं, वॉइस वोट। यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठे होंगे, जैसे लोकसभा है तो स्पीकर आगे, राज्यसभा होंगी तो चेयरमैन आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। वॉइस वोट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्टेटमेंट बोलेंगे, अपना क्वेश्चन प्लेस करेंगे और सामने वालों को बोलेंगे आप आए और नो बोलो। आए पहले से ही चलता रहे, पहले ब्रिटिशर भी ऐसी टर्म यूज करा करते थे, यस नहीं बोलते, आए बोलते हैं उसको। तो फिर नो बोलेंगे। पहले क्या होता था, चिल्ला के बोलना होता था। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे मेरे को ज्यादा आए सुनाई दिए, मुझे ज्यादा नो सुनाई दिए, तो नो के फेवर में चला गया, आए के फेवर में चला गया कि मैंने जो क्वेश्चन प्लेस करा था मेजोरिटी से आए, आए मतलब यस, वो वॉइस वोट से क्या कर दिया गया, उसको पास कर दिया। फिर डिजिटलाइजेशन आई, तो आजकल बोर्ड लगा होता है पीछे एक, उसमें ग्रीन कलर एंड रेड कलर दोनों दिखाई देते हैं। आए बोलने वाले फटाफट से ग्रीन पे प्रेस करते हैं, रेड वाले रेड पे प्रेस करते हैं। कई बार छूट भी जाते हैं तो फिर से कौन सी वाली ज्यादा वॉइस आई थी, आए आई थी कि नो आई थी। तो वैसे भी ये बिल पास होते हैं। अब ये तो आ गया बेसिक सा फीचर कि पहले ड्राफ्ट था, फिर बिल था। बिल को पहले पास करना पड़ेगा। पास डायरेक्टली एक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा जब तक क्या नहीं होगा, प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देंगे। ये तो आ गया एक प्रोसीजर। अभी इसके ऊपर तो पूरे पूरे चैप्टर आते हैं पॉलिटी के अंदर, हम बिल्कुल शॉर्ट एंड प्रिसाइज चलेंगे। अब चलते हैं आपकी पार्लियामेंट में। पहले पार्लियामेंट को बनाने का तरीका मेरा सर्कल ही रहता था, क्योंकि एक्चुअल में फिजिकल जो शेप थी वो सर्कल थी। फिर सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम आता है और उसके तहत क्या किया हमने, ट्राइंगुलर शेप की अपनी जो पार्लियामेंट है उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया।
अब इसमें आएंगे दो हाउसेस, वन इज लोकसभा एंड दूसरी तरफ राज्यसभा। बीच में लाइब्रेरी भी होती है, बीच में मिलते भी हैं लोग, बैठने के लिए भी एरिया होता है। तो लोकसभा एंड राज्यसभा। जब आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट की मैं अकेली बात कर रही हूं, तो आर्टिकल नंबर इज 79। जब पार्लियामेंट की बात होगी तो उसको पूरे पार्लियामेंट की बात कर रही हूं तो आर्टिकल आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन का 79। जब मैं राज्यसभा की बात कर रही हूं आर्टिकल आएगा 80, एंड जब लोकसभा की बात कर रही हूं आर्टिकल आएगा 81। इतना नोट कर लो, 79, 80, 81, ये आर्टिकल्स आगे, इनको तो लर्न करना ही पड़ेगा आपको। आफ्टर दैट एक और टर्म आप बार बार सुनते हो, दैट इज डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन बस इसी के आगे है, पार्लियामेंट आपने बिठा दी। पार्ट्स कितने होते हैं पार्लियामेंट के, तो 3 आएंगे अगर पार्ट्स पूछे उसमें, क्योंकि प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे प्लस लोकसभा है प्लस राज्यसभा है। पर जब बोला हाउसेस कितने, तो फिर 2 ही बोलोगे। हाउसेस कौन कौन आ गए, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो 3 पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट किसी का भी मेंबर नहीं है, ना तो लोकसभा का ना ही राज्यसभा का। तो हमने क्या देखा, 3 पार्ट्स आ जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। अब बार बार बोला जाता है डिलिमिटेशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज हैं उनको हमने रीएडजस्ट करना है, तो उसका मेंशन कहां पर है, आर्टिकल नंबर 82 के अंदर। तो वो जो बार बार डिलिमिटेशन टर्म आप सुनते हो, जिसे हम बोलते हैं कि ये सेंसस के बाद होनी चाहिए कायदे से, पर पहले ही करने की ट्राई कर रहे हैं, वो जो रीएडजस्टमेंट है उन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज की, दैट इज कॉल्ड डिलिमिटेशन, और इसका मेंशन करा गया है आर्टिकल नंबर 82 के अंदर। यहां तक याद रखना, क्योंकि आपने पहले पार्लियामेंट बिठाई, उसके हाउसेस को मेंशन करा, 82 में बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाउंड्रीज हैं उनको हम रीएडजस्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए टर्म बोल दी एक, दैट इज डिलिमिटेशन। अब इन बिल्स में आना है ये वाला भी, क्योंकि ये फिर से पास नहीं हुआ। देन आता है आपका आर्टिकल नंबर 83। आपने लोकसभा एंड राज्यसभा तो बना दिए, अब इनकी ड्यूरेशन बताई जाएगी। तो लोकसभा की रहेगी 5 इयर्स की एंड राज्यसभा की, इसको परमानेंट बोल देते हैं वैसे, 6 ईयर कैसे है, तो ये वैसे आपने लिखना नहीं होता 6 ईयर, उसके लिए आप टर्म परमानेंट ही करते हो यूज। क्यों बोला, लोकसभा जो आपने इलेक्ट करे थे लोग, वही आगे जाके पार्टिसिपेट करेंगे और यहां पर बैठेंगे। मेजॉरिटी अगर चलेगी ये डिसॉल्व हो सकती है, 5 साल की जगह पे हो सकता है 4 साल ही लगा पाए, और उसके बाद जो सरकार थी वो गिर जाती है, तो मतलब आपको दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। तो इतना मैक्सिमम पीरियड है, 5 साल अगर हो गए उसके बाद फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से आप बैठोगे 5 साल 5 साल 5 साल, ये इस तरह से चलेगा। और अगर मेजॉरिटी लॉस कर जाती है तो उसी को क्या बोल देते हैं कि डिसॉल्व हो चुकी है। डिसॉल्व हो चुकी है मतलब आपको फिर से क्या करने पड़ेंगे, इलेक्शन कंडक्ट करने पड़ेंगे। इसको परमानेंट हाउस क्यों बोला जाता है, परमानेंट हाउस इस वजह से कि इसका जो वोटिंग पीरियड है वो इस तरह से चलता है कि कभी भी ये हाउस खाली ना हो, हर 2 साल के गैप पे इलेक्शन आते रहते हैं। तो मान लो कोई पर्सन ए था, उसके इलेक्शन हुए 2012 के अंदर, 2000 क्या बोल रही थी मैं, 12 थे, ठीक है। अब दूसरे जो टाइप के इलेक्शन आएंगे वो आए मान लो 16 के अंदर, सॉरी 14 के अंदर, एक आगे 2016। कुछ मेंबर जो होंगे यहाँ पे सिलेक्ट हुए होंगे, जब तक बाकी मेंबर्स की टर्न आएगी वहां से रिप्लेस होने की, तो ये तो अभी एग्जिस्ट कर ही रहे होंगे यहाँ पर। तो सेम यहाँ पे होगा, फिर से इलेक्शन आए 2016 के अंदर, तो जो यहाँ पर सिलेक्ट हुए वो तो अभी बैठे ही होंगे। तो ये वाला जो हाउस है ये परमानेंट रह जाता है, ये डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि आपको चाहिए भी ना ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चलानी है। तो कंट्री में बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है, सामने वाली पावर सोचेंगी कि चलो एक्वायर करते हैं फिर से, तो ये जो हाउस है इसको परमानेंट कंसीडर करा जाता है। तो ये जो ड्यूरेशन लिखी है 5 ईयर एंड परमानेंट वाली, ये कहां पर लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 83। तो इसमें ड्यूरेशन लिखी है हाउसेस की, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस। अब 84 में बोला ड्यूरेशन भी बता दी। अब क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, तो एज का जो क्राइटेरिया है वो कहां पर दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 84। यहां पर आएगी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन लोकसभा के लिए इस 25, राज्यसभा के लिए इस 30, 5 साल का गैप है, ये आ गया। ये क्वालिफिकेशन 84 के अंदर है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 85। 85 की एक टर्म तो आप पढ़ ही चुके, प्रोरोगेशन, अभी पढ़ के आए। प्रोरोगेशन का मतलब सिंपल था, एंड ऑफ द सेशन, जो कि अनाउंस कर देंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसकी, एड एंड एडवाइस के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बोलो आदित्य, अच्छा देख लिया, ये डन है यहां तक आर्टिकल। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 85 के अंदर। आर्टिकल नंबर 85 में 3 मेजर टर्म्स यूज करी हैं। नंबर 1 इज सेशन, अब इसको तोड़ के कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 85, इसमें 3 टर्म्स आएंगी। 1 इज सेशन, सेशन तो इंडिकेट कर रहा है जो एंड होना था, जिसके लिए टर्म यूज करी प्रोरोगेशन। एंड थर्ड टर्म यहां पे लिखी है डिसोल्यूशन।
डिसोल्यूशन वाला तो आई थिंक क्लियर है आपको। यहां पे क्या हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जो गवर्नमेंट बैठी हुई थी, उन्होंने अपनी मेजोरिटी को लूज कर दिया, मेजोरिटी लूज कर गई, आपकी पार्टी गिर चुकी है। अब मेजोरिटी अगर लूज हुई है, यहां पर आपको क्या करवाने पड़ेंगे दोबारा से, इलेक्शन। फिर उल्टी साइड को क्यों पढ़ रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा भी। फिर आई आपके पास प्रोरोगेशन, किसका एंड था, सेशन का, तो उसके लिए अब आपको क्या पता होने चाहिए, सबसे पहले सेशंस। और तीसरी टर्म क्या है, दैट इज सेशन। लिखी इसी सीक्वेंस में जाती है, पहले सेशन होगा, फिर वो एंड होगा, और डिसोल्यूशन होगा नहीं होगा वो वेरी करता है कि मेजॉरिटी चलेगी तो होगा, अगर नहीं गई तो रहे, मतलब इग्नोर कर दिया जाएगा इस टर्म को। आर्टिकल नंबर 85 के अंदर ये तीनों टर्म्स मेंशन्ड है। नाउ चलते हैं टुवर्ड्स सेशन। अब ये जो सेशन है 85 के अंदर मेंशन है, आर्टिकल नंबर 85। सेशन का बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो अभी मैं सेशन लिखने जा रही हूं, 1 इज बजट, नंबर 2 इज मॉनसून, एंड नंबर 3 इज विंटर। बजट सेशन सबसे लंबा चलेगा, विंटर सेशन सबसे छोटा चलेगा, तो इसको ब्रैकेट्स में लिख लेना है, ये स्मॉल है और ये वाला देखोगे तो लॉन्ग है। मॉनसून बीच का जैसे आ गया, तो इसी के लिए आपने पहले टाइम पीरियड भी याद रख लेना है। जब बजट सेशन की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड इज खत्म हो जाएगा, फेब से शुरू हो जाता है और अप्रैल या फिर मई, डिपेंड करता है, कई बार कुछ मुद्दे रह गए होते हैं तो थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो अप्रैल टू मई तक ये चलेगा। क्योंकि बजट बताना था कि आने वाला साल, हमारा साल शुरू होगा ऑन 1 अप्रैल, तो पहले बता दिए क्या क्या करने वाले हैं इस साल हम, तो पूरा जो टू डू लिस्ट था वो किसमें आता है, बजट सेशन के अंदर। एक्सपेंडिचर आपने बता दिया, उसके अलावा कोई बिल है उसको प्रपोज करा जाएगा, तो वो सारी चीजें कहां पर डिस्कस होंगी, बजट सेशन के अंदर। दूसरा आ गया आपका मॉनसून, जो अभी वाला था, ये आएगा मिड ऑफ जुलाई और अगस्त तक चल पड़ता है, कई बार थोड़े से दिन सितंबर के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज क्या डेट है, 25, तो अभी के लिए एंड तो करा नहीं गया है सेशन, हाँ, तो अभी के लिए एंड तो नहीं करा गया है सेशन, तो हम क्या बोलेंगे कि अगस्त तक भी चल सकता है, सितंबर का फर्स्ट वीक भी हो सकता है, तो ये जुलाई टू अगस्त का आएगा। और इसके बाद तीसरा आता है विंटर, नवंबर दिसंबर, सबसे छोटा है। और बीच में जो गैप्स बचे, एक तरह से उसको क्या बोलेंगे, रिसेस। रिसेस होती थी ना स्कूल में, लंच ब्रेक, तो इनकी ब्रेक है ये, कि यहां पे सेशन में नहीं बैठोगे आप। तो अगर कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए कि नहीं कानून लेके आना पड़ेगा, पर आपका जो हाउस है वो सेशन में नहीं है, जब मैंने बोला हाउस सेशन में नहीं है, ना तो बजट चल रहा है, ना मॉनसून चल रहा है, ना विंटर सेशन चल रहा है, मैंने बोला रिसेस के टाइम पीरियड पे क्या लेके आना पड़ेगा, कोई कानून लेके आना पड़ेगा, उसके लिए टर्म यूज करोगे ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का जो मेंशन है वो एक आर्टिकल नंबर 123 में है, ऑर्डिनेंस का ये एक और मेंशन 213 में है। अगर यूनियन की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो 123 वाला यूज होएगा, मतलब यहां पर लेके आएंगे प्रेसिडेंट। एंड अगर 213 यानी कि स्टेट लेवल पे बात हो रही है, वहां पर कोई कानून लाने की जरूरत थी, एंड स्टेट लेजिस्लेचर इस टाइम पर सेशन में नहीं बैठा हुआ है, तो इसको लेके आएंगे गवर्नर। ये नोट कर लो। अरे वो जो बिल देखा ना एक्ट में कन्वर्ट होना था, वो होगा तब जब ये सेशन चल रहे होंगे, पर अगर ये सेशन चल ही नहीं रहे हैं, बीच में जरूरत पड़गी, जैसे लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर इंक्रीज करने की बात कर दी, पर हाउस सेशन में नहीं था, तो वहां पर क्या लेके आए थे, ऑर्डिनेंस। अब ये जो ऑर्डिनेंस होता है ये 6 महीने के लिए रहता है, पर उतने में तो क्या होगा, कोई ना कोई सेशन आ जाएगा आपका, जैसे लेके आए पहले मॉनसून सेशन से पहले, तो मॉनसून सेशन तो हुआ हमारा, 6 महीने जरूरी नहीं है, पर मैक्सिमम बोला है 6 महीने के लिए रह सकता है। क्यों बोला हुआ है, क्योंकि हमारे जो सेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सेशंस के बीच में ना 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने का इस तरह से हमें दिखाई देता है कि एक सेशन के बाद अगर एक स्किप करा भी तो दूसरा सेशन तो पक्का ही हो जाएगा, तो एक साल के अंदर आपको 2 सेशन तो दिख ही जाते हैं। अदरवाइज सब ठीक है। कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा सब कुछ बंद था, मॉनसून सेशन नहीं हुआ था, पर विंटर सेशन हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो चीज वेरीफाइड थी, वैलिडेटेड थी। स्टेटमेंट को फिर से सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि 6 महीने के गैप पर प्रेसिडेंट बोलेंगे कि सारे आओ हाउस के अंदर, मीटिंग करो, यहाँ पे बिल लेके आओ, प्रपोज करो उनको, उनके ऊपर डिबेट करो, एक्ट में कन्वर्ट करो। अब ये तो हुआ तब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि 6 महीने का गैप चलेगा 2 सेशन के बीच में, या सेशन के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। अब अगर ये वाला मैं उड़ा दूं और सीधा आ जाए विंटर सेशन, तो 6 महीने वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, थोड़ा जल्दी शुरू हो जाएगा ये, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि एटलीस्ट 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा, अगर 6 महीने का गैप बना के भी चले। अब ये जो सेशन है ये बनाए हैं हिस्टोरिकली, हम ऐसे ही चलते आ रहे हैं कि 3 सेशन तो लेंगे, एक बजट रहेगा, एक मॉनसून रहेगा, एक विंटर रहेगा। सेशन का मतलब है क्लासरूम में बैठे हैं सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पर ये रिसेस वाला जो पीरियड है, जैसे यहाँ पे मई आ गया, जून छुट्टियों का चल रहा है,
यहाँ पे टाइम पीरियड देखो सितंबर अक्टूबर, ये वाला छुट्टियों का टाइम पीरियड चला हुआ है। अचानक से इसमें कोई ऐसी इमरजेंसी इमर्ज करी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर है वो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, पर हाउस सेशन में नहीं था। तो हाउस सेशन में नहीं होता तो प्रेसिडेंट क्या लेके आते हैं, ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। 6 महीने बोला प्लस 6 वीक्स और होते हैं। 6 महीने क्यों लिखा, वो लग गया पता अब 6 महीने ही क्यों लिखा ऑर्डिनेंस को, क्योंकि 6 महीने का गैप बोला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 6 महीने के अंदर आपको फिर से मिलना पड़ेगा, तो वो मैक्सिमम पीरियड बताया हुआ है 6 मंथ्स। 6 हफ्ते अलग से क्यों लिखा, तो 6 हफ्ते का बोलने का मतलब है कि जैसे फिर हाउस सेशन में आए, जैसे अभी क्या शुरू हुआ मॉनसून सेशन, और अगर आपने पीपीटी में नोटिस करा तो पहला जो आर्टिकल भी था उसमें बोला कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर दिया गया, मतलब वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। पहले वो क्या था, ऑर्डिनेंस था। तो हमने वेट करा, वेट किस चीज के लिए कि अभी कौन सा सेशन बैठेगा, मॉनसून, पर 6 महीने तो नहीं हुए। पर 6 महीने लिखना क्यों जरूरी होता है ऑर्डिनेंस के केस में, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला हुआ है कि 6 महीने का गैप हो सकता है। और 6 वीक क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसके ऊपर लगती है सिंपल मेजॉरिटी। अब ये क्या है, तो यह थोड़ी सी देर में आएगी, सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल सेशन नहीं होता, जो बिल होता है उसको किसी कमेटी के पास दे दिया जाता है कि आप दोबारा से रिव्यू करो, इसमें क्या कमियां रहेगी थी, क्या चीजें इंप्रूव हो सकती थी। जो आप बोल रहे हो मेरे ख्याल से एड्रेस के केस में बोल रहे हो, इमरजेंसी, यहाँ पे इमरजेंसी मत ले लेना नेशनल या स्टेट वाली, यहाँ पे अर्जेंट मैटर्स की बात हुई। इमरजेंसी वाला तो कॉन्सेप्ट ही अलग चला गया, नेशनल इमरजेंसी स्टेट, और वो वाली सिचुएशन तो बनी नहीं है, और भगवान करे वैसी सिचुएशन बने भी ना, वो केस अलग गया, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तभी मैंने बोला था इसको अभी टॉपिक के साथ ही रखना। सेशंस क्लियर, ऑर्डिनेंस आया बीच में, ये जो ऑर्डिनेंस था ना, अब जैसे मॉनसून सेशन बैठा तो जजेस की जो स्ट्रेंथ थी उसका ऑर्डिनेंस तो ले आई थी प्रेसिडेंट। 6 महीने प्लस 6 वीक्स वाली जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल हो जाती है कि हो सकता है मॉनसून सेशन ना होता, अगर मान लो नहीं हुआ होता ड्यू टू सर्टेन कंडीशन, तो ये कब जाके आना था, विंटर सेशन में, पर तब तक ये एप्लीकेबल भी रहना था। फिर अगर ये पास होता है फिर जाके इसको लॉ की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि अब पास हो चुका है। ये कंडीशंस क्लियर, चलो अगली कंडीशन पे चलते हैं। अब ये तो हो गया आपके सेशन। सेशन के बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ बिल्स के ऊपर। अब क्योंकि बिल बिल बार बार बोल रहे हैं कि ड्राफ्ट बना, उसके अंदर हमने सारी डिटेलिंग लिखी, उसको उठा के हम लेके आए पार्लियामेंट के अंदर, उधर बिल बोला गया। अब ये जो बिल होगा उसके ऊपर डिस्कशन करी जाएगी। एक चीज बिल की पहले याद रखना, जैसे मान लो फर्स्ट बिल आया, कोई भी अमेंडमेंट करनी थी तो हम उसको लिखेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो भी ईयर होगा उसको ईयर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये पास हो जाते तो उसको बोलेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब मान लो जो सेकंड बिल हम लेके आए जिस भी पर्टिकुलर ईयर में, 2026 यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, ये पास नहीं हुआ तो एक्ट तो मिस होगी यहां से। अब इसको दोबारा से ले, अब कोई अगला बिल था वो 3rd नंबर पे आया था पर ये पास हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे फिर, सेकंड। तो एक्ट जो होती है ये हमेशा सीक्वेंस में ही चलेगी। जैसे 130 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो दोबारा से लाया गया इस बार पार्लियामेंट के अंदर, फिर से पास नहीं हुआ तो वो नंबर वैसे ही चलता जाएगा। और एक्ट जो होंगे ये सीक्वेंस में ही रहते हैं हमेशा, ये मैटर नहीं करता कि सेकंड वाला जो स्पेस था वो सेकंड वाली एक्ट के लिए रखेंगे हम खाली, ऐसा नहीं होता। ये पास नहीं हुआ, सेकंड इसको नहीं कंसीडर करेंगे। थर्ड वाला जो बिल लेके आए थे वो पास हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड एक्ट बोलेंगे। तो ये गैप भी याद रखना। तो तभी बार बार ऐसे बोला जाता है कि ये वाला जो बिल था इसको हम लेके आए थे इन लास्ट सेशन, अब दोबारा से लेके आए हैं ताकि इसके ऊपर फिर से डिबेट हो और देखते हैं इस बार मेजॉरिटी आती है या नहीं आती है। यहां तक क्लियर सारी चीजें, यहां तक कोई भी डाउट तो बोलो। अब आते हैं बिल्स के ऊपर। एक तरफ टाइप ऑफ बिल लिख लो, टाइप ऑफ बिल, और कौन इसको इंट्रोड्यूस करेगा वो भी लिख लो, मतलब ये बिल लेके कौन आएगा। जैसे मैंने बोला ना इंट्रोडक्शन होती है पहले बिल की, जैसे आप आते हो, हाँ जी आपका नाम, आप इंट्रोड्यूस करते हो खुद को, फिर मैं सवाल आपसे पूछूंगी, फिर डिबेट शुरू होगी, कहीं बोले नहीं मैंने ठीक बोला था, मेरी नोटबुक देख लो मैंने नोटबुक में भी गलत ही लिखा था, ठीक है। तो मतलब वो क्या हुआ, वो डिबेट शुरू होगी वहां पर कि तुमने गलत लिखा है तो मेरी गलती थोड़ी है उसमें, ठीक है। तो नंबर 1 इज टाइप ऑफ बिल, नंबर 2 इज इंट्रोडक्शन। इसके आगे और भी चीजें बन जानी थी कि किन से रिलेटेड ये बिल हो सकते हैं, पर वो पॉलिटी का पूरा टॉपिक है, इस पे 1-1.5 घंटा आराम से लग जाएगा, तो उसके ऊपर नहीं जा रहे। तो सबसे पहले तो टाइप ऑफ बिल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके, दैट इज ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल, कुछ बिल ऐसे होंगे जो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू जाएंगे। अगर आप लिखना चाहें तो एक हेडर और बना लो आगे चल के, दैट इज मेजॉरिटी रिक्वायर्ड। इनको ऐसे ही बनाना, और ये नोट्स बहुत बढ़िया आपके पास बन जाएंगे जब पॉलिटी शुरू होगी, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी तो बिल वाला चैप्टर इजी लगेगा। फिर सबसे पहले आया ऑर्डिनरी बिल, इसको मैं लिख रही हूं कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्टर, दोनों ही कर सकते हैं इसमें, एनी एमपी या फिर मिनिस्टर, दोनों आ जाएंगे। एंड जो मेजॉरिटी यहां पर चाहिए होगी दैट इज सिंपल मेजॉरिटी। मेजॉरिटी अभी हम इसके बाद ही करेंगे। ये पहली कंडीशन आ गई, ये फर्स्ट बिल था। ऑर्डिनरी बिल के अंदर एनी एमपी प्लस एनी मिनिस्टर, उसी के लिए प्राइवेट मेंबर को बोल रही हूँ रुक जाओ,
वहां पे एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, फिर आपको वहां से डेफिनेशन से बाय वर्च्यू ऑफ डेफिनेशन आपको पता लग जाएगा कि इसमें जो प्राइवेट मेंबर है वो आएगा या नहीं आएगा। सेकेंड कंडीशन लिखो ऑर्डिनरी के बाद, दैट इज मनी बिल। अब ये जो मनी बिल है डिटेलिंग आपको आर्टिकल 110 के अंदर मिलती है, जिसके लिए आपको अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ता है। अभी इसको जस्ट मनी बिल लिखो। इंट्रोडक्शन कहां पर होगी, तो सिर्फ लोकसभा में होगी। राज्यसभा से इसके ऊपर रिकमेंडेशंस ऐड कर सकते हैं, पर लोकसभा की चॉइस रहती है वेदर दे वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। मतलब रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो मतलब मेनली हम क्या बोलेंगे, कहां पर इंट्रोड्यूस होगा, हमेशा ही लोकसभा के अंदर। एंड सेकेंड, इसमें भी जो मेजोरिटी लगती है दैट इज सिंपल। थर्ड कैटेगरी पे आ जाओ, मनी बिल के बाद देयर इज फाइनेंशियल बिल। अब ये जो फाइनेंशियल बिल है इसका मेंशन उदय कहां पर है, सीडीएस के पेपर के लिए, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन। हाँ नहीं, वेरी गुड, 117। अब इसमें दो आते हैं, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, उसके ऊपर आपका अलग से चैप्टर है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। फाइनेंशियल बिल भी कोई भी एमपी, कोई भी मिनिस्टर, एनी एमपी और मिनिस्टर। मेजॉरिटी अगेन सिंपल चल जाएगी। अब इसमें जैसे कि मैंने बोला फाइनेंशियल बिल 1 एंड 2 थोड़े थोड़े रूल्स चेंज होते हैं इनके लिए। ऑलमोस्ट अगर होगी है इसको रिवाइज करके जाना, क्योंकि आप लोगों ने देना है वो पेपर, तो उसमें आता है मनी बिल पर भी सवाल आता है, बहुत रिपीटेड है, फाइनेंशियल बिल पे भी। सारा पढ़ लेना है कि ज्वाइंट सीटिंग किसके लिए अलाउ होगी, ज्वाइंट सीटिंग कहां पर अलाउड नहीं होगी। तो जैसे मनी बिल के लिए क्या ज्वाइंट सीटिंग होती है, नहीं होगी। यहां पे दिख रहा है हमें, जब लोकसभा को ही मेन प्रायोरिटी दी गई है तो ज्वाइंट सीटिंग कैसे हो सकती है। ज्वाइंट सीटिंग मतलब दोनों को बिठाएंगे, लोकसभा भी एंड राज्यसभा भी। पर जब राज्यसभा था ही रिकमेंडेटरी नेचर का, और ऊपर से उनकी जो रिकमेंडेशन होगी वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी वो भी पता नहीं अपने को, तो ज्वाइंट सीटिंग इस केस में नहीं होती है। अगला जो बिल है 4th नंबर पर, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब आ गई ना, यहां पर बड़ी सारी चीजें होती हैं। एक तो आर्टिकल 368, इसको भी आप पढ़ते हैं, अभी मैं इसको छोड़ रही हूं यहीं पे लिख के। आर्टिकल 368 कोई भी लेके आ सकता है, एनी एमपी प्लस एनी मिनिस्टर, एमपी एंड मिनिस्टर। उसके बाद आ गया दैट इज पॉलिसी प्रपोजल, कोई भी पॉलिसी। बस वहां पे क्या होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक होता है, तो इसी वजह से आपको क्या लगानी पड़ेगी, स्पेशल मेजोरिटी भी लगानी पड़ेगी। अब स्पेशल मेजोरिटी का कौन सा टाइप रहेगा वो हम देखेंगे मेजोरिटी की टाइप्स के अंदर। तो यहां पे स्पेशल लिख लो, ये इग्नोर कर दो ये वाला। बस इतना पता है कि इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी अगर लग रही है, पहले सिंपल सिंपल बोल रहे थे, यहां पर स्पेशल बोल दिया अचानक से, तो एक चीज क्लियर है कि बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपने इसको एज इट इज पास होने दिया। तो आपको संविधान को मद्देनजर रखते हुए ही ये बिल देखने होते हैं, तो डिबेट उसी हिसाब से होती है। नाउ द लास्ट वन इज प्राइवेट मेंबर बिल। अब देखो प्राइवेट मेंबर बिल जब मैं लिख रही हूं, इसकी कंडीशन ध्यान से सुनना। प्राइवेट मेंबर बिल, ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गए उठ के और चले गए वहां पे बिल रख दिया सामने कि ये मैं लिख के लाया हूं। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब होता है वो मिनिस्टर नहीं है पर वो एमपी है, ठीक है, नॉन मिनिस्टर प्लस एमपी। हाँ जी वासु, अब बताओ, ये नॉन मिनिस्टर है, मिनिस्टर नहीं है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, पर ये एमपी है। अब बताओ क्या ये ऑर्डिनरी बिल में बैठ रही है फिट कंडीशन? ये एनी एमपी लिखा है ना, बैठ गई, बस बैठ गई। यहां पे स्लैश लगा के लिखा हुआ है किधर मिनिस्टर एनी एमपी, वहां लिखा है ये मिनिस्टर नहीं होंगे पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। जरूरी थोड़ी होता सभी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बिठा देंगे, तो बाकी एमपी तो रहेंगे ही। तो यहाँ पे बोला ये नॉन मिनिस्टर है प्लस एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब जब ये लेके आएंगे अगेन मेजोरिटी कैसी रहेगी, सिंपल मेजोरिटी। और मैंने प्राइवेट मेंबर बिल को लास्ट में ही क्यों लिखा, मतलब ये जब पूछ रहा था तभी क्यों नहीं लिखा सेकंड नंबर पर, तो याद रखना ये प्राइवेट मेंबर बिल है। एक तो वो मिनिस्टर नहीं है, बस एमपी ही है, तो इनको सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे एक क्या नाम है उनका, सुले हैं जो फीमेल पॉलिटिशियन फ्रॉम महाराष्ट्र, नाम हाँ यस, मैं बस उसी की बात करी, नाम क्या था उनका, नाम नहीं याद आ रहा पर आप कनेक्ट कर पाए। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल आया था एक, वो बजट सेशन में आया था लास्ट टाइम, सुना ही नहीं, वो इग्नोर ही हो गया। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल बोलता है जैसे तुमने मुझे मैसेज करा रात के 11 बजे और तुम चाहते हो मैं रिप्लाई करूं अब 11 के 11 बजे, तो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल बोलता है वर्किंग आवर्स, कि जो मैसेज आना चाहिए था तुम्हारा कायदे से वो सिर्फ वर्किंग आवर में, बहस जो तुमको करनी है मुझसे वो कब होगी, सिर्फ वर्किंग आवर्स में। पर लेके कौन आया था, प्राइवेट मेंबर। तो जब प्राइवेट मेंबर जो कि एमपी है पर मिनिस्टर नहीं थी, इनको सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं, इसी वजह से ये बिल मैंने बिल्कुल लास्ट में बताया। अब क्लियर सभी को, डन। चलो अब बिल्स की टाइप्स यहीं पे डन। हाँ सुप्रिया, सुप्रिय मतलब ई आता है, ठीक है। हाँ सुप्रिया सुले करके, हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल 1970 के बाद तो कोई प्राइवेट मेंबर बिल वैसे भी पास नहीं हुआ है, क्योंकि बाकियों को ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है। अगर तो ये आ गया
सारा टाइम इसी पे निकलता है। और आपको पता है हर सेकंड इस बार बहुत ज्यादा सेकंड्स वेस्ट हुए हैं आपके मॉनसून सेशन के दौरान। ये क्रिटिसिज्म भी आ चुका है कि फालतू की चीजों पे लड़ाई रहे, ब्लेम गेम्स चलती रही, तो ये वेस्टेज मानी जाती है कि जो एक तो थोड़े टाइम के लिए आप मिलोगे, रिसेस आपने लंबी ले रखी है, बच्चों को भी समर वेकेशन होता है, सिर्फ विंटर में 1-2 छुट्टी की बड़ी ठंड पड़ गई अगर आपने, तो रिसेस भी बहुत लंबे ले रखे हैं, उसमें भी आप मिले, उसमें भी आपने मुद्दों पे बात नहीं करी। इस बार बहुत सारे आवर्स के हिसाब से अगर देखें तो कुछ 3 डिजिट्स में ये बन रहे हैं, और सेकंड्स के हिसाब से देखें तो ये 5 डिजिट में जा चुके हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज हुआ है इस बार। जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि ये बिल इकट्ठे देख लेंगे, अभी डिबेट चले जा रही है, कोई पास नहीं हो रहा था, तो जो पास हो चुके हैं उनको पहले देखेंगे हम। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये आगे आपके टाइप ऑफ बिल्स।